में बीएम के सवाल कई दफ़ा आते हैं, जो कई दफ़ा क्रैमिंग वाले सवाल भी होते हैं ना, तो स्टूडेंट्स उसको देख के समझ नहीं पा रहे होते कि हमने ज़्यादा लिखना है या कम लिखना है। आपको कुछ कीवर्ड्स को जहन में रखना होगा, कुछ कीवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल सवाल कहता है आइडेंटिफाई द फैक्टर्स। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स। आइडेंटिफाई का जब लफ्ज लिखा हो ज़्यादा जज्बाती नहीं होना, बहुत ही महदूद हो जाना है, बहुत ही टू द पॉइंट डिस्कशन करनी है। वो कहें आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कल्चर, आपने चारों के नाम लिख देने बस। आइडेंटिफाई दिस, आइडेंटिफाई का मतलब है जस्ट शनाख्त करके हमें बता दें कि क्या बात है। तो जब वो कहें आइडेंटिफाई तो आपने बस सिंपल चंद छोटी सी बुलेट्स डाल देनी है, जितना आपको लिखा मिल रहा है। कोई एडिशनल एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, किसी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहते हैं डिस्क्राइब द फैक्टर्स, अब अगर आपने फैक्टर डिस्क्राइब करने हैं तो एक फैक्टर 2 से 3 लाइनों पे जाए तो कोई बहुत ज़्यादा दुख की बात नहीं है। या अगर वो कहें डिस्क्राइब करें तो आपने एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देनी है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, डिटेल नहीं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। अगर वो कहें डिस्क्राइब दिस कॉन्सेप्ट तो 3 से 4 लाइनों में उसे बता दें। अगर वो कहें डिस्क्राइब दीज 4 फैक्टर तो हर फैक्टर पे 2-2, 2.5 लाइनों की डिस्कशन कर दें। डिस्कस या डिस्क्राइब बेसिकली थोड़ी सी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको ये वर्ड नजर आए सवाल में तो आपने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के साथ चलना है। अगर सवाल वाला जज्बाती होकर कह दे एक्सप्लेन, अब आप पीछे पड़ जाएं। अब आप बुलेट्स, पैराग्राफ, जिस तरह से भी अब आपने उस पर जितना ज़्यादा सोच सकते हैं, यानी कि यहाँ अब आपको सेल्फ राइटिंग भी कर लेनी चाहिए। जब वो एक्सप्लेन कह रहे हैं तो शायद किताब वाली बातें काफ़ी नहीं है। अगर आपको एग्जाम्पल देना चाहें आप दे सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा बात करना चाहें कर सकते हैं। तो खुद से अगर गप मारनी है तो वो एक्सप्लेन के वर्ड पे मारनी है। डिस्क्राइब या डिस्कस पे आपने ये हरकत नहीं करनी, आइडेंटिफाई पे ये हरकत नहीं करनी। फिर कभी कभी वो कहते हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन या डिस्क्राइब, 2 कीवर्ड जोड़ दिए, एक्सप्लेन या डिस्क्राइब। जब वो कहते हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन कल्चर की फलाना थ्योरी, तो आइडेंटिफाई का मतलब है आपने हेडिंग देनी है। आपने 4 हेडिंग देके आइडेंटिफाई कर दिया कि ये 4 बातें हैं, और नीचे उसके फिर एक्सप्लेनेशन या डिस्कस जो कहा गया आपने उसके मुताबिक चलना है। तो आपकी आइडेंटिफिकेशन के अलग नंबर होंगे, शायद आधा नंबर हो लेकिन होगा। अब अगर एक 8 नंबर की थ्योरी है जिसमें 4 कल्चर हैं और वो कह रहे हैं जी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन जो कल्चर हैंडी ने बताए, तो 2-2 नंबर पर कल्चर और उसमें से आधा नंबर बड़े आराम से सेटिंग का हो सकता है। आईकेप एक डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसका नाम होता है मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम, इसको लाजमी देखा करें। थ्योरी के अंदर, न्यूमेरिक के अंदर, हर जगह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बताते हैं कि कौन कौन से स्टेप के कितने नंबर है। हमने सवाल में ये पूछा था तो जजमेंट कितने नंबर थे, आइडेंटिफाई करने कितने नंबर थे, एक्सप्लेन करने कितने नंबर थे। तो ये डॉक्यूमेंट जरूर देखा करें। एक डॉक्यूमेंट होता है पेपर, आईकेप वालों ने बनाया होता है। जिन्होंने पेपर बनाया होता है उन्होंने एक और डॉक्यूमेंट बनाया होता है मार्किंग स्कीम, कि ये पेपर है और इसके मुताबिक चेकिंग होगी इसकी। फिर एक सोल्यूशन आता है, वो सोल्यूशन ऑफिशियल नहीं होता, वो आईकेप ने असाइनमेंट आउटसोर्स की, कुछ लोगों ने आईकेप को सोल्यूशन बना के दिया बच्चों के लिए। एक तो पेपर के पास, पेपर चेकर के पास सोल्यूशन है, वो उनका ऑफिशियल सोल्यूशन है, वो शेयर नहीं कर रहे। वो एक पब्लिक वर्जन शेयर करते हैं, जो ऑफिशियल सोल्यूशन नहीं होता वो उन्होंने बनवाया होता है। कि बच्चों का एक हौसला वही है ना, कीप देम इन्फॉर्म, ज़्यादा शोर ना मचाए, उनको बस एक हल्का सा एक दे दिया कि हाँ भाई ये सोल्यूशन है, इस तरह से सोचना था। सोल्यूशन में आप देखें तो कई दफ़ा इतना लंबा सोल्यूशन होता है कि बंदा देख के परेशान हो जाता है। वो ऑफिशियल सोल्यूशन नहीं होता, वो तो किसी फ्री टाइम पे चार्टर्ड अकाउंटेंट से बैठ के सर्च कर करके पूरा बनाया होता है उसे। तो ऐसे में मार्किंग स्कीम एग्जामिनर का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, पेपर सेटर का। और पेपर चेकर का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो एग्जामिनर कमेंट है, एग्जामिनर कमेंट, जिसमें वो बताता है कि इस पेपर में कितने % लोगों ने किस तरह से परफॉर्म किया, कौन कौन से सवाल में अच्छा परफॉर्म किया, इस सवाल में क्या कॉमन गलती थी, उस सवाल में क्या कॉमन गलती थी। स्टूडेंट को हम ये मशवरा देते हैं, स्टूडेंट को वो मशवरा देते हैं। हमारा सबका प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ सॉल्यूशंस को देख रहे हैं। आईकेप की वेबसाइट पे मार्किंग स्कीम, एग्जामिनर कमेंट मौजूद हैं। कोई भी सवाल करके आपने देखना है कि मैं इसमें से कितने नंबर ले सकता था, तो मार्किंग स्कीम और कमेंट जरूर देखें। कमेंट से पता लगेगा कि क्या गलतियां आपने की जो कॉमनली लोगों ने की, जो नहीं होनी चाहिए। और मार्किंग स्कीम से आपको पता लग जाएगा कि आपने प्रेजेंट कैसे करना है।
तो आइडेंटिफाई का मतलब सिर्फ लिस्ट दे देनी है, डिस्क्राइब का मतलब है आपने एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे देनी है, एक्सप्लेन का मतलब है आपने डिटेल में जाना है और इसमें सेल्फ राइटिंग आपको हेल्प करेगी, इसमें आपने थोड़ा डिटेल्स में चले जाना है। और आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन या डिस्क्राइब है तो आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन में आपको हेडिंग्स देनी है और नीचे डिस्क्रिप्शन देनी है। तो ये चंद कीवर्ड्स जो कि ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं बीएम में, वो आपसे डिस्कस करने की कोशिश की ताकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। बीएम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एक मिथ है कि बीएम एक लॉजिकल पेपर है। मेरी ख्वाहिश है कि बीएम एक लॉजिकल पेपर हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीएम एक लॉजिकल पेपर नहीं है। जिस तरह से बीएम के बारे में सोचा जाता है कि लॉजिकल पेपर है, ये उस तरह का लॉजिकल पेपर नहीं है। ये हो सकता था। अभी तक हमारे पास तकरीबन 12 अटेम्प्ट्स हैं जिनमें से आई कैन से कि 3 से 4 ऐसी थी जो लॉजिकल अटेम्प्ट्स थी, बट तकरीबन 8 से 9 ऐसी अटेम्प्ट्स हैं जो 90% रट्टा बेस्ड थी, 90% नॉलेज बेस्ड। और जो 3 से 4 अटेम्प्ट्स थी उसमें भी तकरीबन 60-40 की रेशो थी, 60% लॉजिकल, बहुत हो गया तो 70% लॉजिकल, फिर भी 30-40 नंबर का वहाँ रट्टा ज़रूर मौजूद था। तो एक बड़ी दुनिया है जो बीएम समझ तो ज़रूर लेती है लेकिन उसके बाद रट्टा मार लेते हैं। कोई हर्ज नहीं है रट्टा मारने में, लेकिन समझा हो तो रट्टा मारने में रट्टा मारे। अगर खाली रट्टा मारा है और पेपर में सवाल ना समझ आया तो वो रट्टा बेकार हो जाएगा। तो यस, बीएम में वो लोग जो रट्टा मारना चाहते हैं रट्टा मार लें। मैं उससे ज़्यादा मज़े की बात करता हूँ, माइंड मैप बनाएं। तो एक मैप बना लेना है, जितना आप अच्छे हैंडआउट्स बना सकें। अगर आप एक सफ़े के नोट्स एक पेज पे बना सकें बारीक बारीक करके तो वो बड़ा आइडियल हो जाएगा, आप उससे रिवाइज कर सकेंगे। तो बीएम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है नॉलेज बेस। मैंने आपको बताया ये लॉजिकल नहीं है। मज़े की बात है, लॉ इससे ज़्यादा लॉजिकल पेपर है और आपको रिजल्ट से भी नज़र आ रहा है कि बीएम का एक तकरीबन सेकंड बेस्ट रिजल्ट आ रहा है थ्रू आउट, ऑन एवरेज एक अच्छा रिजल्ट इसका नज़र आता है। तो इसका मतलब है कि इसमें 8 to 9 अटैम्प्ट्स तकरीबन रट्टा बेस और 3 से 4 अटैम्प्ट्स लॉजिकल, जिसमें अगेन एक अच्छा पोर्शन रट्टे का भी था। तो रट्टा मारने वाले स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाएगी, लेकिन लॉजिकल स्टूडेंट मैप बनाए। अगर याद करना है तो थ्योरियों में थ्योरिस्ट का नाम, थ्योरी का नाम और उसके की पॉइंट्स। पेपर अटेम्प्टिंग की तरफ आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास टाइप 3 क्वेश्चन कोई नहीं होता, यहाँ टाइप 1 होता है या टाइप 2 होता है। टाइप 1 सवाल होता है जिसमें वो कह देते हैं लिस्ट डाउन, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब। तो एक तो इस तरह के सवाल। दूसरे वो एक सिनेरियो सा देते हैं, वो कहते हैं ये सिचुएशन है, बताओ इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बताओ इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो कई दफ़ा पूरा सिनेरियो पढ़ के समझ आता है कि वो चाह रहे हैं कि आप सिनेरियो को पढ़ के खास जगह पे पहुंचे। उन्होंने कहा जी बीटेक एक कंपनी है, वो फलाना, उसके साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, वो गलत स्ट्रक्चर का शिकार हो गई, बताओ इस बीटेक कंपनी को क्या नुकसान हो रहा है। वो पूछना ये चाह रहे हैं कि वो कंपनी जो गलत स्ट्रक्चर पर चली जाती है उसको क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन एग्जामिनर ने बनाया सिनेरियो, समझ आ गया आपको कि पूछो उन्होंने रट्टा है। बच्चे क्या करते हैं, ठक 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 रट्टा पेस्ट कर देते हैं। 1-2 नंबर, 2-2.5 नंबर, 3 नंबर भी मिस होने के चांसेस हैं, क्योंकि एग्जामिनर कहेगा भाई मैंने सिनेरियो बनाया था, आपने उसकी तो बात ही नहीं की। आप उसको रिलेट करें, आप कहें यहाँ बीटेक नामी कंपनी का मसला ये है कि इसका स्ट्रक्चर खराब हो गया है जिसकी वजह से इसको फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अब नीचे आप अपना रट्टा डाल दें, चल जाएगा काम। आपने एग्जामिनर को बता दिया कि देखिए मैंने आपकी रिक्वायरमेंट का एहतराम किया, आपने कहा था इस कंपनी को क्या मसले हैं, इस कंपनी के मसले उन्होंने केस स्टडी में आपको बताया कि इसका स्ट्रक्चर खराब हुआ है। तो आप ले आए कि देखें जी मुझे समझ आ गया है कि इसका स्ट्रक्चर खराब है, और स्ट्रक्चर खराब होने पे क्या मसले होते हैं वो मेरी जेब में रखे हुए हैं पहले से, वो ये वाले मसले होते हैं। और हो सके तो नीचे वाले पॉइंट्स में लिख दें कि यहाँ बीटेक में स्टाफ में फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी, यहाँ बीटेक की टर्नओवर बढ़ जाएगी। तो वो जो कंपनी कही गई थी उसको बीच में कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करें, ताकि आप एग्जामिनर को बता सकें कि आप रट्टे वाले नहीं है, आपने लॉजिकल। जो रट्टे वाला ऊपर सवाल आया टाइप 1 उसको तो रट्टे में करते हैं, लेकिन जो टाइप 2 सवाल है उसमें उस सिनेरियो के साथ थोड़ा सा रिलेट करें। यहाँ टाइप 3 ना होने के बराबर होते हैं। मैं कह सकता हूँ कि 12 अटेम्प्ट में गिनती की 3 या 4 ऐसे सवाल हैं जिसमें उन्होंने सिनेरियो देके कहा हाँ भाई बताओ आपका ओपिनियन क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो 2 बंदों को कंपेयर करें कि बताओ ये बंदा और ये बंदा कौन सी तरह का लीडर है। अब अगेन आप फंस गए, यहाँ तो मुझे अपनी इंग्लिश इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जब आपको समझ आ गया कि कौन सी तरह का लीडर है तो अब लिखें अपना रट्टा। आप कहें डेमोक्रेटिक एक ऐसा लीडर होता है जिसमें ये 3 फीचर होते हैं, डिक्टेटर एक ऐसा लीडर होता है जिसमें ये 3 फीचर होते हैं, मिस्टर अल्फा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सिचुएशन वो वाले लीडर हैं, मिस्टर फलाना ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सिचुएशन वो लीडर हैं। आपने बता दिया कि इस लीडर की ये प्रॉपर्टीज हैं और आपने सिचुएशन में जो बताया वो मेरी प्रॉपर्टीज से मैच कर रहा है। अब आपको अपनी इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी। अगर आप कहते हैं ना कि वो वाला लीडर चूंकि उसमें इस तरह की खसूसियत और इस तरह की फंस जाते,
आपने बता दिया कि इस लीडर की ये प्रॉपर्टीज होती हैं, इस लीडर की ये प्रॉपर्टीज होती हैं, गिवन सिचुएशन में अल्फा में चूंकि प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं तो वो ये वाला लीडर है, बीटा में ये प्रॉपर्टीज हैं वो ये वाला लीडर है। तो बीएम में अगर आप कभी भी परेशान हो कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं बीएम कैसे पास करूंगा, तो यकीन माने मैंने ऐसे ऐसे लोगों का बीएम पास होते देखा है जिनकी उर्दू भी अच्छी नहीं होती, इंग्लिश तो फिर बहुत ही एडवांस लेवल की ज़बान है। तो ये चीज़ थोड़ा सा जो है वो आप लोगों ने जहन में रखनी है।